नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं सोनल दहिया। पिछले कुछ महीनों की खटास के बाद भारत अमेरिका ट्रेड डील ट्रेंडिंग में है। सरकार कह रही है ये ईयू के बाद ये डील जो है वो भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाएगी, लेकिन विपक्ष और एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि कहीं ये समझौता किसानों और छोटे उद्योगों की बलि तो नहीं। अमेरिका की शर्तें क्या भारत की नीतियों पर भारी पड़ेंगी? क्या ट्रेड डील के नाम पर भारत अपने बाजार खोल रहा है, या फिर ये डील नौकरी, निवेश और विकास का गोल्डन चांस है? सरकार इसे ग्रोथ बता रही है, लेकिन देश पूछ रहा है क्या किसान कुर्बान होंगे, क्या छोटे उद्योग तबाह होंगे? क्योंकि अमेरिका चाहता है खुला बाजार, खुले कानून और अपनी शर्तें। आज घुमा फिरा के जवाब नहीं, कोई कूटनीतिक भाषा नहीं। आज हम बेधड़क पूछेंगे ये डील है या धोखा है। आज सीधे बेधड़क तीखे सवाल करेंगे। इस ट्रेड डील से भारत को कितना फायदा और कितना नुकसान हुआ, इस पर बात करेंगे। क्या ये ट्रेड डील विकास का रास्ता है या फिर आर्थिक जाल? भारत अमेरिका ट्रेड डील फायदे का सौदा या छुपा नुकसान? ट्रेड डील पर बड़ा दाव, भारत को मिलेगा मुनाफा या कारोबारी मार? भारत अमेरिका समझौता किसान और उद्योग कितने सुरक्षित? भारत अमेरिका ट्रेड डील जीडीपी को बूस्ट या ब्रेकर? निवेश, नौकरियां और ट्रेड डील की असली तस्वीर। पहले ईयू, अब अमेरिका, भारत को डबल तोहफा। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर एक बार फिर हलचल तेज है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील का ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। उन्होंने भारत पर से 50% टैरिफ घटाकर 18% करने की बात कही है। सरकार इसे आर्थिक विकास का बड़ा मौका बता रही है, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि देसी उद्योग और किसानों पर खतरा मंडरा सकता है। ऐसे में सवाल सीधा है, भारत अमेरिका डील से भारत को कितना फायदा और कितना नुकसान? पहले फायदे की बात करें तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, आईटी, फार्मा, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स, नौकरियों में अवसर बढ़ेंगे, निवेश का रास्ता साफ होगा। अब नुकसान देखें तो किसानों की चिंता सबसे बड़ी है। अमेरिकी डेयरी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को भारतीय बाजार में ज्यादा छूट मिली तो भारतीय किसान, छोटे डेयरी उत्पादक सीधे प्रतिस्पर्धा में पिछड़ सकते हैं। छोटे उद्योग दबाव में हो सकते हैं। एमएसएमई, घरेलू मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान होने का खतरा है। डेटा लोकलाइजेशन, पेटेंट लॉ, ई कॉमर्स नियम जैसे मुद्दों पर अपनी अमेरिका शर्तें रख सकता है। मैं 3 चीजें बोलना चाहता हूं। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं, मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी। 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। और इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है, और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात ये है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। ऐतिहासिक ट्रेड डील्स मोदी जी के नेतृत्व में 9 ट्रेड डील जो हुए हैं, जिसको हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं, और इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी 1 सप्ताह पहले ही, 1 सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ, इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का 1 सप्ताह के अंदर फिर कल अमेरिका का साथ में जो एग्रीमेंट हुए और जो अनाउंसमेंट हुए टैरिफ में कटौती का, उसको लेकर के देश भर में उत्साह है। तो सांसदों में बहुत उत्साह थे। आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभिनंदन किया और उनका मार्गदर्शन में जो ऐतिहासिक ट्रेड डील्स हासिल किए हैं उसके लिए बधाई भी दी है। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? ट्रेड डील ना पूरी तरह वरदान है, ना पूरी तरह नुकसान।
सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत किन सेक्टर्स को खोले और किन सेक्टर्स को सुरक्षा दे। तो सवाल यही है, क्या भारत इस ट्रेड डील को मौके में बदल पाएगा या फिर जल्दबाजी में बड़ा जोखिम उठाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या रूस से तेल की खरीद बंद करने पर भारत मान जाएगा, क्योंकि रूस से सस्ते तेल की खरीद बंद करना नुकसानदेह हो सकता है। यूएस ट्रेड डील भारत के लिए अवसर या चेतावनी? और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं, डेयरी सेक्टर अगर यूएस की एंट्री हो जाती है वहाँ पर तो किस तरीके से ये पूरा जो सिनेरियो है वो बदलेगा। जो पशुपालक हैं उनको सालाना नुकसान 1 लाख करोड़ का है और जो भारतीय किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नुकसान है। भारत में डेयरी सेक्टर में सीधे 8 करोड़ से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। किसान जो हैं वो मुख्य रूप से 2-3 गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं, इस पर ही निर्भर हैं। सस्ते आयात की जो प्रतिस्पर्धा में टिक पाना कठिन होगा। दूध की घरेलू कीमतें लगभग 15% तक गिर सकती हैं। इसलिए भारत ने ट्रेड डील में डेयरी और कृषि को रेड लाइन रखने पर जोर दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कृषि सेक्टर की, अगर यूएस की एंट्री हो जाती है हमारे कृषि सेक्टर में तो जो सब्सिडी वाला अमेरिकी कृषि माल है वो बाजार में आया तो 20% से 50% तक दाम गिर सकते हैं। भारतीय कृषि उत्पादों के दाम एमएसपी से नीचे गिर सकते हैं। किसानों और घरेलू बाजार पर संभावित नुकसान हो सकता है, उसका अनुमान जताया जा रहा है। किसानों को उत्पाद लागत भी नहीं मिलेगी, प्रॉफिट लगभग 0 या नेगेटिव हो जाएगा। तो ये बात हमने डेयरी क्षेत्र और कृषि क्षेत्र की करी कि किस तरीके से अगर ये यूएस की एंट्री यहाँ पर हो जाती है तो कैसे इन दोनों ही सेक्टर्स पर एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। हमारे साथ तमाम मेहमानों का खास पैनल है, उनसे मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ आकाश वत्स कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुभेंदु शेखर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माफ़ कीजिएगा, अंश वत्स हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिताली निकोरे अर्थशास्त्री हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और एएमबी रिटायर्ड गौरी शंकर गुप्ता हमारे साथ हैं, पूर्व राजनयिक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और रवि करकारा हमारे साथ अमेरिका से जुड़े हैं, फाउंडर हैं एनवाईसी फोरम के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मिताली जी, मैं आपसे सवाल ले लेती हूँ। मैं थोड़ा सा आसान शब्दों में चाहती हूँ कि आप पहले इस डील का इम्पैक्ट समझाएं, क्योंकि राजनीति से इतर ये हमारे देश के लिए किस तरीके से क्या इम्पैक्ट लेकर आएगा वो ज़रा आप सबसे पहले बताइए। जी धन्यवाद मुझे शामिल करने के लिए आज के इस डिस्कशन में। अगर मतलब आज के डिस्कशन से मुझे ऐसे लग रहा है कि हम फरवरी 2025 में वापस पहुंच गए हैं, जब मोदी जी सबसे पहली बार नए इलेक्टेड ट्रम्प जी के पास गए थे और वहाँ पर एक पूरा इलेबोरेट डिस्कशन हुआ था और ये कहा गया था कि दोनों देश एक साथ ऐसे काम करेंगे कि ट्रेड $500 बिलियन पर पहुँच जाए। और उस टाइम पर भी जब हमने ये डिस्कशन किया था तो हमने यही सोचा था कि कितने सारे सेक्टर्स हैं जिनको फ़ायदा हो सकता है। आज हम लेबर इंटेंसिव एमएसएमई की ज़्यादा बात कर रहे हैं, जैसे टेक्सटाइल हो गया, हमारा मैन्युफैक्चरिंग हो गया, लेकिन और भी बहुत सेक्टर हैं जिनको फ़ायदा होगा अगर भारत और अमेरिका एक साथ ज़्यादा काम करें। जैसे फार्मास्यूटिकल्स का सेक्टर है, स्पेस टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सेमीकंडक्टर्स है। कल ही हमने देखा बजट में निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया है रेयर अर्थ कॉरिडोर। इसके लिए हमें इन्वेस्टर्स की भी ज़रूरत है और अमेरिका भी चाहता है कि रेयर अर्थ मैन्युफैक्चरिंग में, माइनिंग में वो एक बड़ा प्लेयर बने और भारत के साथ ये हो सकता है। तो इस अनाउंसमेंट के साथ मैं कहूँगी ये आज डील नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ ट्विटर पर ही डाला गया है। हमें चाहिए होंगे गवर्नमेंट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जिसमें एक्चुअली क्या अग्री हुआ है, तो तब हमें पता चलेगा कि ये डील है या नहीं है। लेकिन अभी जो एटलीस्ट रिलेशनशिप का एक नया दौर शुरू हो रहा है और ट्रस्ट बिल्डिंग फिर से शुरू हो रही है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों इकोनॉमीज के लिए। गौरी शंकर जी, भारत की जो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है सर, उसके लिहाज से कैसे देखते हैं, बढ़ी है? नमस्कार सोनल जी, नमस्कार सभी पैनलिस्ट को। देखिए, पिछले 6 महीनों में, 7 महीनों में जो हमारे और अमेरिका के बीच में जो अवरोध पैदा हुए थे और एक तरह से थोड़ी अविश्वास की परिस्थितियां बन रही थी, वो परिस्थितियां अब ख़त्म हो गई हैं। और ये जो डील जो है
उसके डिटेल्स धीरे धीरे जब फाइनल होगा तब वापस आएंगे, पूरे डिटेल्स हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो लग रहा है कि इन्होंने 18% जो टैरिफ हमारे ऊपर लगाया है वो यूरोपियन यूनियन के बाद सबसे कम टैरिफ है। और सभी देशों पे या तो 19% है या 25% टैरिफ है। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। और इन्होंने ये कहा है कि हमारा 500 बिलियन डॉलर का इंडिया इंपोर्ट करेगा, लेकिन वो एक टाइम फ्रेम में होगा। हो सकता है 4 साल 5 साल में हो। जी। और वो हमारी कैपेबिलिटी है, क्योंकि हम ऑलरेडी ऑयल और एनर्जी इंपोर्ट काफ़ी हैवी क्वांटिटी में कर रहे हैं। और अगर यूएस की प्राइसेज कॉम्पिटिटिव होंगी तो हम उनसे एनर्जी इंपोर्ट करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा डिफेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजी और डिफेंस इक्विपमेंट जो हैं, इंक्लूडिंग फाइटर एयरक्राफ्ट्स, वो अभी नेगोशिएशंस के अंदर चल रहे हैं। तो अगर उनका डील हो जाता है और हेलीकॉप्टर्स का डील हो जाता है तो नेचुरली वो काफ़ी बड़े डील्स होंगे। और वो जो 500 बिलियन डॉलर की इन्होंने जो अपने ट्वीट में चर्चा की है वो पूरी तरह से संभव हो पाएगा। लेकिन फिलहाल जो हमारी जो अच्छी स्थिति यह है कि हमारे 4-5 क्षेत्र, एक तो टेक्सटाइल का था, एक जेम्स एंड ज्वेलरी का था, एक ऑटो पार्ट्स का था, और एक सेक्टर जो हमारे स्ट्रिम्स और ये प्रोडक्ट्स जो मैरीन प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट हो रहे थे उनको बहुत नुकसान हो रहा था। और वहाँ पे कुछ लोगों के अनएम्प्लॉयमेंट होने की आशंका पैदा हो गई थी। जी। तो वो इमीडिएटली उसका हमें फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अब हमारे एक्सपोर्ट्स वापस कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। और साथ ही साथ में जब ईयू के साथ जो समझौता हुआ है उसमें हमारे एक्सपोर्ट और उधर भी कॉम्पिटिटिव होंगे। तो नेचुरली एक ऐसा वातावरण बन रहा है कि हमारी इंडस्ट्री को प्रोत्साहन मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और हमारी साइमल्टेनियसली जो एक्सपोर्ट की क्वांटिटी है जो अभी 800 करोड़, मतलब एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज मिला के जी। 800 बिलियन डॉलर की है, उसको आगे ले जाने का एक अच्छा मौका हमारे पास मिलेगा। इसके अलावा अब हमारे जो टेक्नोलॉजिकल कोलेबोरेशंस हैं, स्पेस में हैं, डिफेंस के सेक्टर में हैं, और ये जो जेट इंजन लेने का जो प्रोसेस चल रहा है वो रास्ते सारे खुल जाएंगे। और उससे हमें टेक्नोलॉजिकल कोलेबोरेशन में आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने का एक अच्छा मौका मिलेगा। जी। लेकिन ये बात है कि थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा। एक फाइनल डील अगले कुछ दिनों में निकल के आ जाएगा, जो साइन डील होगा, जो बिल्कुल एक्स ठीक की कह रहे हैं बजाय आप। पूरी अभी तरह प्राइमा से। फेसी जो चीज़ें हाँ हमें दिख भैया। रही हैं वो ये सिग्नल इंडिया के लिए अच्छा है, लेकिन इसको पूरी तरीके से समझने के लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए। हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर, विपक्ष की तरफ से आरोप लगा दिया गया है कि ये डील जो है वो भारत को बेचने वाली डील है। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या खोया भारत ने, क्या पाया? थोड़ा समझाइए विपक्ष को। सोनाली जी, सबसे पहले तो आपके चैनल पर इस विषय को लाया गया, इसके लिए आपको धन्यवाद। दूसरा, राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट सुन लीजिए। राहुल गांधी जी ने किस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया, और उनको तो डर ही लगता रहता है हमेशा कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। खाली वो और मोदी जी जानते हैं, जैसा उन्होंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला था। मैं ये कहता हूँ, भारत के लिए एक बहुत स्वर्णिम स्थिति है। एक तरफ हमने ईयू के साथ बहुत बड़ा साइन अप किया है, और उसके बाद खुद अमेरिका के साथ इस तरीके का टैरिफ पे साइन हो जाना, और दोनों देश एक 4-4.5 महीने के बाद वापस एक डिस्कशन पर, और उस डिस्कशन के बाद अमेरिका द्वारा 18% कर देना ईयू जी। में ही खाली कम है। मेरे को लगता है कि ये एक भारत के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। इससे 2-3 चीज़ें फ़ायदा होगी। भारत का जो प्रोडक्ट्स है वो विदेशों में जाएगा, जैसा कि अभी बताया हमारे एक्सपर्ट ने, टेक्सटाइल और जेम्स इंडस्ट्री में, मैरीन इंडस्ट्री में, और लेकिन जो डेयरी हमको और कृषि टेक्नोलॉजी में सेक्टर को मिल, लेकर मैं सवाल आपसे जरूर करना चाहूंगी सर। अभी वो क्लैरिटी में नहीं है। मैं जी। आपको क्लियर कहता हूँ, इस 4 महीने का झगड़ा ही इस बात पे था कि हम कृषि सेक्टर को हम इसमें नहीं लाएंगे। यदि ये हमको करना होता तो हम 4 महीने पहले ही कर लेते, बात मान लेते। तो मेरा मानना है कि इसमें भारत जो भी डील की डिटेलिंग्स आएंगी तब आप देखिएगा, भारत की जो अपनी सुरक्षा है, खाद्य जी। सुरक्षा है, किसानों की जो फार्म सुरक्षा है, उसको ध्यान में रख के ही इस डील को किया गया है। और सब लोग, मोदी जी, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आप ठीक है। सब लोग इस बात को माने
कि मोदी जी के रहते हुए अपने जो जो हमारे किसानों को, अपने फार्म्स को या डेयरी प्रोडक्ट्स को हमको ठीक है, सेव करना है, हम उनको ठीक है, करेंगे जरूर। ठीक है। अंशवत्स जी, कौन सी दूरबीन से देखते हैं भाई, जो आपको एकदम सीधा जो है नुकसान ही दिखाई देता है? कोई भी बात सामने आती है आप पहले ही क्लैरिटी कर देते हैं कि ये नुकसान है, देश बेच दिया। आपको लगता नहीं कि हमें थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए चीज़ों को लेकर, जब तक पूरा एक डिटेल हमारे सामने नहीं आ जाती है? कुछ भी कहना जल्दबाजी नहीं लगता क्या कई बार? खुद को अनम्यूट कीजिए प्लीज आप। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है अंश हम तक। बोलिए कुछ। चलिए ठीक है, मैं इसको दुरुस्त करवाती हूँ, कोई तकनीकी खामी है। मैं रवि करकरा जी से सवाल ले लेती हूँ। रवि करकरा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, अब आ रही, बोलिए बोलिए। जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने 5 जुलाई 2025 में कहा था कि नरेंद्र मोदी जी ट्रंप के टैरिफ के सामने जो है फिर से सरेंडर करने वाले हैं, और वही बात जो है फिर से सच साबित हुई है। आज राहुल गांधी जी ने कहा कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री वो कॉम्प्रोमाइज है, और मुझे लगता है एकदम सही कहा है उन्होंने। अगर आप देखेंगे कि ट्रंप जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध होता है उसके सीजफायर की घोषणा सबसे पहले ट्रंप करते हैं। आज जब ये ट्रेड डील हुई इसकी घोषणा भी सबसे पहले ट्रंप करते हैं। कल भारत और अमेरिका के दोनों के बीच में जो है वार्ता होती है मोदी जी और ट्रंप के बीच में, इसकी हमें जानकारी भी जो है यूएस नहीं, पर इस बीच देश कहां से बिक गया, मुझे ये बता दीजिए आप, देश कहां से बिक गया? हाँ नहीं, मैं वही आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं, ठीक है। और फिर उसके बाद ट्रंप हमें बताते हैं कि भारत का रशियन ऑयल के ऊपर क्या रुख रहने वाला है। वो बताते हैं कि भारत ने जो है रशिया से ऑयल लेना जो है बंद कर दिया, और उसके बाद तमाम चीज आती है। फिर चाहे वो बात आप भारत पेट्रोलियम की कर लीजिए, आप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की कर लीजिए। उन्होंने कहा, उनका तमाम आंकड़े आए कि उन्होंने जो है रशिया से तेल लेना जो है 50% कम कर दिया है। जियो ने, रिलायंस ने जो है अपना जामनगर यूनिट से जो है पिछले 2-3 महीने से अपना तेल नहीं लिया है रशिया से। तमाम हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं कि हमने जो है रशिया से तेल लेना जो है ट्रंप के कहने के बाद कहते हैं, उसके बाद धमकी देते, उसके बाद हमने तेल लेना हमने वहां पे कम कर दिया है। तो आज ये सारी जानकारी हमें वॉशिंगटन से क्यों पता चलती है? क्या हमारी अच्छा, नेशनल लेवल पर ये सबसे पहली बात। अंश बताइए जरा मुझे, नेशनल लेवल पर कोई आपस में बातचीत का कोई वो नहीं होता है क्या? कोई दो देशों के बीच में कोई डील अगर होती है तो आप उसको झुकना कहते हैं, आप उसको दबाव कहते हैं, आप उसको ये कहते हैं कि ये दादागिरी है किसी एक देश की हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले पीयूष गोयल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उन्होंने इसको जो है सबसे बेहतरीन डील बताया है पीयूष गोयल जी ने। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, वही जो आपका सवाल था उस सवाल का भी मैं जवाब देता हूं। ये कहां से बेहतरीन डील हो सकती है? आज अमेरिका जो है वो भारत के ऊपर 18% टैरिफ लगा रहा है, जबकि पहले के समय हमारे ऊपर जो है 3 से 10% के बीच में होता था। आप यहाँ पे कौन सी बात का यहाँ पे जश्न मनाने का काम कर रहे हो? आप यहाँ पे कौन सी बात का जश्न मनाने का काम कर रहे हो? जब SBI की रिपोर्ट आती है 2025 में, वो कहते हैं कि इससे हमारा जो, अगर हम लोग अपने एग्रीकल्चर मार्केट को अमेरिका के लिए ओपन कर देते हैं तो हमारे ऊपर 1,30,000 करोड़ का जो है यहाँ पे हमें प्रति वर्ष जो है यहाँ पे घाटा होने वाला है। तो आप यहाँ पे कौन सी उपलब्धि की बात कर रहे हो? आप यहाँ पे कौन सी उपलब्धि की बात कर रहे हो? अगर आप यहाँ पे ट्रंप का जो ट्वीट है अगर वो खोल के देखते हो तो उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि यूएस जो है वो अपना रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो 25% से घटा के 18% कर देगा, और साथ ही भारत जो है वो 0 टैरिफ लगाएगा। यानी भारत जो है वो 0% टैरिफ पे जो है इंपोर्ट करेगा और एक्सपोर्ट जो है हम ठीक कर है, रहे हैं मैं वो इसी बात का 18% जवाब होगा। शुभेंदु तो ये शेखर आप कहाँ अवस्थी से जी कह से रहे ले हैं? लेती हूँ। ठीक और है, दूसरी ठीक और है, एक आखिरी बात, ठीक है, और एक आखिरी बात, अगर जो आपने कहा था हम जो यहाँ पे $500 बिलियन की यहाँ पे जो बात हो रही थी कि हम यहाँ पे जो उनसे कोल है तमाम चीजें जो है उनसे जो इंपोर्ट करेंगे वो $500 बिलियन का होगा। तो यहाँ पे क्या ये हम नहीं समझे कि अभी फिलहाल में हमारा जो है वो $50 बिलियन का होता है, और अभी जो है वो उन्होंने दावा किया कि हम $500 बिलियन का करेंगे। तो ये कहां से हमारी मार्केट को आप जो है मजबूत करने का काम करेंगे? ठीक है, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। ठीक है भाई, और भी लोग हैं ना, उनसे भी मुझे रिएक्शन लेना है। ओके, ऑल राइट, ठीक है, मैं इनका जवाब शुभेंदु शेखर अवस्थी जी से लेती हूँ। सर शुभेंदु जी, अंश जी, पक्ष को डिटेल मिल जाता है कि डील
मेरी आवाज आ रही है ना? जी। अंश जी को या कहां से इन लोगों को ये पता चल जाता है कि डील में क्या है, अपने आप ही कुछ ना कुछ सोचना चालू कर देते हैं और बोलना चालू कर देते हैं। बाद में जब डील पता लगती है तो दुखी होते हैं। जब तक डील के डिटेल ना है, मैं अनुरोध करूंगा अंश जी से और राहुल गांधी जी से, अरे ट्रम्प या जी का बीच में ना बोले प्लीज, बीच में ना बोले। ट्वीट पढ़ रहा हूँ मैं, ये खुद से बीच नहीं में बोल ना रहा। बोले, मैं ये जवाब दे ट्रम्प रहा का हूं। ट्वीट है। बस मैं कह रहा हूँ कि अगर उस ट्रम्प ट्वीट जो में है पूरी झूठ बोल डिटेल रहा आ है, गई क्या तो हमारे अंशवत? देश के कोई भी पूरी फैसला डिटेल खारिज आ कर गई देते क्या? हैं। सारा समझौता जो हुआ है वो आप तक पहुंच गई क्या? नहीं, सारे मैं कह डॉक्यूमेंट्स? रहा हूँ कि अगर ट्रम्प ने ये ट्वीट किया है, उसके ट्रम्प के ट्वीट के बाद यूएस की जो एग्रीकल्चर जब तक हमने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया है उस चीज पर, आप कैसे कह रहे हैं ये बात? देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कृषि मंत्री है, हर चीज में नुक्ताचीनी करने से पहले थोड़ा एनालिसिस करा करें ना यार, आप प्लीज। कहिए कि ये जो आप सुनो तो पहले सुनो तो जवाब दे रहा हूँ ना, आपको तो सुनना भी चाहिए ना। ठीक है, ठीक है, सुन लीजिए। पहला चीज, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये $500 का बिलियन डॉलर्स का जो हमारा कंजम्पशन है वो कितने समय में, 1 साल में, 2 साल में, 10 साल में। पहला पॉइंट, जिसके लिए आप कह रहे हैं 50,000 होता है तो कैसे हो जाएगा, पहला पॉइंट। अंश जी, आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि क्या हम रशिया से तेल लेना बंद कर देंगे। दूसरा चीज, क्योंकि आज ही आप पढ़ के तो नहीं आते, रशिया का स्टेटमेंट आया है और उन्होंने कहा है कि भारत ने हमको ऐसा कुछ मना नहीं किया। और हो आपको एक तरफा ही देखना है और ऐसा तरफा देखना है क्योंकि जो आपको सूट करता है। तीसरी चीज, एक डीलिंग अमेरिका के साथ हमारे रिलेशंस खराब हुए थे एक समय पे और उसको ठीक करने का ये प्रयास किया जा रहा है। एक बात आप बिल्कुल क्लैरिटी में समझ लीजिए, भारत के हितों के ऊपर कोई समझौता भारत अमेरिका के साथ नहीं करेगा। जिसका आपको डर लग रहा है वो बिल्कुल नहीं होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता आपके चैनल पे बहुत क्लैरिटी के साथ कहता है, दोनों प्रश्नों का जवाब मैंने दे दिया। ठीक है, रवि करकरा जी, क्या आप इसे इंडिया फ्रेंडली सिग्नल मानते हैं सर? थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, और बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें रखी सारे पैनलिस्ट ने। क्योंकि मैं न्यूयॉर्क बेस्ड हूँ, मुझे करीब 20 साल से ऊपर हो गए यहाँ पे, और हम लोगों ने तो इंडिया यूएस के ट्रेड को बहुत 2 डेकेड्स से हम लोगों ने इसको पूरा देखा है। तो मैं पहले आपका जो उत्तर मैं देने वाला हूँ, इट्स अ वेरी वेरी बहुत ही फ्रेंडली और बहुत इम्पोर्टेंट। ये जो है अभी ट्रेड डील जो हुई है, इसकी टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैंने एक सवाल किया था, जयशंकर जी यहाँ पे न्यूयॉर्क में थे, न्यूज़वीक की बिल्डिंग में जून एंड में। मैंने पूछा था कि एक्सेलेंसी अभी एफटीए का क्या स्टेटस है, तो उन्होंने बोला अभी तो बीटीए होने वाला है। तो हम लोग जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फोरम में काफ़ी लोग जो जुड़े हुए हैं, हम लोग पिछले कुछ महीनों से हम लोग पेसिमिस्टिक थे, हम लोग निराश थे। पर मेरी जितनी भी मीडिया इंटरव्यूज हुई हैं, जितना भी मैंने लिखा है, मैंने एक चीज़ हर एक जगह बोली है कि यूएस के पास कोई चॉइस नहीं है कि इंडिया के साथ उसको समझौता करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि 2030 में चाइना और इंडिया जो है दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर मार्केट होने वाले हैं। जब और ये जो बात जो चल रही है धीरे धीरे पीछे बैकग्राउंड में काफ़ी टाइम से एक बात चल रही थी, और ये बिल्कुल जो आपने दूसरा प्रश्न पूछा था डेयरी और एग्रीकल्चर का, मैंने एक किताब भी लिखी है एआई फॉर फूड, और मैंने डेयरी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को बहुत पास से देखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो यूरोप के साथ एफटीए के साथ हुआ और जो इंडिया के साथ है, इंडिया कभी वो सेक्टर्स नहीं खोलेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। और दूसरा जो मैं बोलना चाहूँगा कि ये मोर देन इंडिया, ये ट्रम्प के लिए बहुत बड़ी एक विक्ट्री है। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया जो है वो आज मैंने शायद पिछले हफ्ते ही बोला कि दुनिया इंडिया के साथ बिजनेस करना चाहती है, राइट। और इंडिया आज किसके साथ बिजनेस करना चाहती है? वो इंडिया के ऊपर, भारत के ऊपर है। ये सिचुएशन जो है अब आई है 2026 में, 2026 में जो सिचुएशन आई है, ये पहले हमने कहीं नहीं देखी है। तो अभी तो आपने सिर्फ यही ट्रेड, आई थिंक दिस इज द 9th ट्रेड डील। अभी आप ब्राजील को देखेंगे, आप कनाडा जो है, जो पिछले साल एक बिल्कुल अलग कंट्री थी, वो कनाडा को भी अपने घुटनों पे आना पड़ेगा और इंडिया के साथ एक एफटीए साइन करना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अमेरिका में इस डील को सरेंडर कहा जा रहा है। आपको लगता है कि ये चीजें उसी दिशा में जा रही हैं? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि डेमोक्रेट्स अपने तरीके से इसको पेडल करेंगे। पर ऑनेस्टली जो आप मार्केट का रिस्पांस है, और मैंने पिछले ही हफ्ते करीब 50 ट्रेडर्स के साथ मैंने एक टॉक किया था, वहाँ पे लोग इसलिए निराश थे और ट्रेडर्स ये बात कर रहे थे न्यूयॉर्क में कि ऐसा कैसे हो गया कि इंडिया और यूरोप का एफटीए हो गया। और आज रात को हमारी दोबारा, मतलब आज सुबह जो है हमारी दोबारा जो बात होने वाली है कि फाइनली
आप इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखेंगे यूएस के मार्केट में, इंडिया मार्केट में। बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें दोनों का ही बहुत बड़ा फायदा है। एआई की भी कॉन्फ्रेंस होने वाली है इसी महीने जी इंडिया में, आपको जी पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल। और ये जो अभी मिताली जी ने शायद बोला है अबाउट डेटा सेंटर्स जो हैं, उनको एक टैक्स रिबेट मिल गया 2047 तक। जो ये रेयर अर्थ का जो है, ये बहुत आगे तक सोच रहा है। मैंने तो इंडिया 2047, मुझे 6 साल हो गए उसके ऊपर काम करते हुए। तो ये जो है बहुत बड़ा बूस्ट है। पर इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने बोली, अपनी गुप्ता साहब ने बोली, कि जब तक हम इसको ऑफिशियल चैनल से नहीं देखते हैं, जब तक हम इसको अच्छी तरह नहीं पढ़ते, तब तक वी कैन नॉट कंक्लूड एंड जंप इनटू। देखिए, ट्वीट्स वो करता रहेगा, ट्रम्प तो आपको पता है आज करता है कल करता है। पर ये जो इम्पॉर्टेंट है कि जो एम्बेसडर का जो मैसेज आया है, जी और जो ये मैसेज जो आया है जयशंकर जी का और मोदी जी का, ये बहुत सीरियस। और ये ट्रम्प को आज आज के दिन मोर देन एनीबडी ट्रम्प नीड्स दिस डील, क्योंकि उससे उसकी जो मिड टर्म पे बहुत बड़ा उसको फायदा मिलने वाला है। और इसी ये पर मैं गौरी शंकर गुप्ता जी से सवाल ले लेती हूँ। सर, जो ट्रम्प की हिस्ट्री रही है ना, हम देखते हैं कि एक डील के बाद जिस तरीके से ट्रम्प की हसरतें बढ़ती चली जाती हैं, तो अभी चूंकि ऑन पेपर सारी चीज़ें जब डिटेल में आएंगी तो समझेंगे, लेकिन क्या इतना आसान दिख रहा है ये, जिन बेनिफिट्स की हम बात कर रहे हैं, और ट्रम्प का जो एक रवैया रहा है, हमेशा एक झुकाने वाली फितरत रही है, तो आपको लगता है कि क्या भारत के लिए जिस फायदे की बात कही जा रही है वो सचमुच उतना फायदा होने वाला है? देखिए, ऐसा है सोनल जी, कि भारत और अमेरिका दोनों में जनतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है, और दोनों के विचार काफी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। आप देखिए, चाइना और भारत के विचारों में फर्क है, क्योंकि चाइना में ऑटोक्रेसी है। इसी तरह से अमेरिका और चाइना के विचारों में फर्क है। हमारे यूरोप और अमेरिका में एक सिमिलैरिटी है, और वो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस की बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है। तो हमारी कनेक्ट इजीली हो जाती है इन तीनों रीजन्स के साथ में। जी और इसलिए ये डील होना बहुत फायदेमंद है सभी के लिए। अमेरिका के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अमेरिका को अगर चाइना को किस तरह से कंटेन करना है, तो भारत के साथ उसको अच्छा संबंध बना के रखने पड़ेंगे। और यही परंपरा चली आ रही है पिछले 10 साल से। और उसी तरह से हमारे साथ उनको टेक्नोलॉजी फील्ड में कोलेबोरेशन करना पड़ेगा। आप देखिए, हमारे कितने इंजीनियर्स और कितने डॉक्टर्स अमेरिका और यूरोप में बैठे हुए काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनके जो बड़े बड़े साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनमें भी इंडियन डॉक्टर्स, इंडियन साइंटिस्ट बैठे हुए हैं। तो उसको आपको ध्यान में रखिए कि उनके हित में भी भारत की जो अच्छे संबंध रखना उनके हित में भी है, और हमारे हित में भी है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक कॉमन इंटरेस्ट है दोनों देशों के बीच में। इसको पॉलिटिकल नज़रों से देखने से कोई फायदा नहीं है। हम चाहते हैं कि दोनों देशों के संबंध अच्छे रहें, और दोनों देश व्यापार में भी आगे बढ़ें, टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ें, स्पेस में भी आगे बढ़ें, डिफेंस के सेक्टर में भी आगे बढ़ें, और डायस्पोरा भी हमारा जो है वो वहाँ पे अच्छा नाम कमाए, और इंडिया में भी उसकी एक अच्छी साख बने। तो ये सब चीज़ें जब भी संभव होंगी, जब ये और सुदृढ़ होंगे। और मेरे को पूरा विश्वास है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस चीज़ को जानते हैं, वो समझते हैं। वो इतने मैड नहीं है जितना लोग उनको समझते हैं। उनके एक इमोशनल अप्रोच है, कभी कभी वो बड़े इमोशनल हो जाते हैं, रात को 2 बजे भी ट्वीट कर देते हैं, वो बात अलग जी है। लेकिन वो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बड़े क्लियर हैं, और वो चाहेंगे कि भारत के साथ हमारे संबंध अच्छे बने। और वही इस चीज को आगे ध्यान में रख के उन्होंने कभी भी मोदी जी के बारे में नहीं, इसी भावुकता गलत का तो शब्द डर काम लग में रहा है नहीं ना लिए। सर, मैं आपसे यही तो कह रही हूँ, इसी भावुकता का तो डर लग रहा है ना कि आगे चलकर पता नहीं वो क्या लिख देंगे एक्स पर। नहीं, वो भावुकता एक टेम्पररी फेज है उनका। वो ऐसा नहीं है कि वो इनको निर्धारित करेगा। वो कभी आपको एक वो दम दिखाने के लिए कह देते हैं सब चीजें, बट अल्टीमेटली उनके माइंड में ये था कि भारत के साथ हमारे संबंध अच्छे रहेंगे, अच्छे होने चाहिए। और इसीलिए उन्हें उनका जो बेस्ट पर्सन है उसको एम्बेसडर के रूप में भारत भेजा है। जी वो तो उससे ये टैरिफ हटाने के बाद में भेजा है। तो ये ऐसी बात नहीं है कि उनके दिमाग में ऐसी चीज नहीं थी।
ये बिल्कुल थी और वो इस चीज को परस्यू करेंगे। हमें उनके डिसीजंस को रेस्पेक्ट करना चाहिए और हमारी जो नए इसको जीत के रूप में प्रेजेंट करना चाहिए, न हार के रूप में। ये दोनों देशों के संबंधों जी को सुधारने की एक मिताली जी, ठीक है सर, विधि है, उसको आगे ठीक है, बढ़ाना चाहिए। ठीक है सर। मिताली जी, जो इंडियन एक्सपोर्ट्स की जो प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस है, उसको लेकर आपका क्या मानना है कि वो कैसे बढ़ेगी इस के बाद? तो बेसिकली अगर आप ये सोचिए तो आज इंडियन एक्सपोर्टर के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मतलब हम कहीं पर भी अब अच्छे कंपेटिटिवली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप देखिए यूरोप में हमारे पास ड्यूटी फ्री एक्सेस आ गया, जी यूके में हमारे पास ड्यूटी फ्री एक्सेस आ गया, यूएई के साथ हमारे पास प्रेफरेंशियल एक्सेस है, हमारा प्रेफरेंशियल एक्सेस ऑस्ट्रेलिया में भी है और न्यूजीलैंड में भी है। तो हमारे लिए बहुत सारे जो बड़े बड़े मार्केट्स हैं दुनिया भर के, वो खुल गए हैं। यूएस में आज भी ये 18%, चाहे वो 50% से कम है, ये मार्केट हमारे लिए इतनी अट्रैक्टिव नहीं है जितनी यूके या ईयू या यूएई की मार्केट्स। लेकिन जो एक बड़ी चीज हुई है स्पेशली इंडिया ईयू ट्रेड डील से, वो ये है कि ईयू की जो रेगुलेशंस होती हैं वो पूरी दुनिया में सबसे डिफिकल्ट रेगुलेशंस होती हैं मीट करनी। आप अगर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को देखें, आप अगर ग्रीन स्टैंडर्ड्स को देखें, आप अगर किसी भी स्टैंडर्ड को देखें, तो ईयू के लिए सबसे डिफिकल्ट है। तो यहाँ पर जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग होगी, जो हमारी सप्लाई चेन्स होंगी, वो ऐसे गियर अप कर जाएंगी कि वो ईयू के अगर स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकती है तो फिर वो दुनिया भर में सबसे बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स जी प्रोड्यूस करेंगे और भारत के कंज्यूमर्स को भी वो अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है। शुभेंदु जी, अगर कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज है ही नहीं तो लगातार कांग्रेस कैसे सेल आउट की बात कर दे रही है? देखिए, ये कांग्रेस की अपनी मजबूरी है और इस मजबूरी में वो कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं। ना ही उनको डील का पता है, ना ही मेरे को ही भी डील का पता है। जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी नहीं मालूम है। जब 2-3 दिन के अंदर डिटेलिंग आएगी तब उनको ये सब बात करनी चाहिए, डिटेल निकालनी चाहिए। जी अभी क्रेमलिन के प्रवक्ता जो दिमित्री पेस्कोव ने स्टेटमेंट दिया 2 घंटे पहले रशिया के, और उन्होंने कहा कि कोई इस तरीके की बात नहीं है भारत के साथ कि वो ऑयल नहीं खरीदेगा या कम करेगा या ज्यादा करेगा। अब कांग्रेस के प्रवक्ता चिल्ला रहे हैं इसी बात को लेके कि भैया वो बंद कर दिया, 50% ले दिया, तेल लेना बंद कर दिया, ये सब चीजें। तो ये उनकी हताशा है, कोई अच्छी चीज उनको समझ में नहीं आती। आप देखो ऊपर से लेकर नीचे तक, जब भी भारत ने कहीं पर विजय प्राप्त करी है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो या कोई और ऑपरेशन पाकिस्तान के साथ हो या अमेरिका के साथ डील हो, राहुल गांधी और विपक्ष बिल्कुल दुखी हो जाता है, ये कैसे हो गया इनके पास। अब वो यहां पर मोदी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगते हैं। जिस तरीके के राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट है, जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता के स्टेटमेंट है, वो भारत को नीचा दिखाना था, साफ साफ लग रहा है। आज क्या कहा उन्होंने विश्व पटल के ऊपर राहुल गांधी जी ने कि मोदी जी ने कुछ तो कर लिया है, एक मेरे को मालूम है खाली, या मोदी जी को मालूम है, नरेंद्र मोदी जी को मालूम है। और ये जो धारणा बनाई है, इसके कारण वो भारत मोदी जी का विरोध करने के कारण वो भारत का विरोध कर रहे हैं। और एवरी स्टेटमेंट, अभी एफटीए का स्टेटमेंट हुआ, यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ, उसमें भी उनके यही स्टेटमेंट थे। कहीं खुशी ही नजर नहीं आ रही। भारत का डेवलपमेंट मोदी जी कैसे कर ले रहे हैं, इसके कारण वो परेशान है। तो सोनल जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत की जीत भारत की होती है, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो। कभी आप थे, ठीक है, हाँ ठीक है। आप कब प्रधानमंत्री की आलोचना करते करते देश की आलोचना कर बैठते हैं? आप इसमें कंफ्यूज रहते हैं थोड़ा। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी कह रहे हैं। हाँ, मैं आशा करूंगा कि सबने अपने अनइंटरप्टेड सबको मौका दिया, तो मुझे भी मौका मिलेगा अनइंटरप्टेड बोलने के लिए। सबसे पहली बात तो नरेंद्र मोदी जी भारत देश तो बिल्कुल भी नहीं है, तो वो ये गलतफहमी पालना छोड़ दें कि वो भारत देश है। तो सरकार से सवाल पूछना भारत से सवाल पूछने के बराबर नहीं होता है। सरकार से सवाल पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाएगा, क्योंकि सरकार को चुना ही इसलिए जाता है ताकि सरकार जो है इस देश की जनता के प्रति जवाबदेही रहे। सबसे पहली बात,
दूसरी बात, यहाँ पे कंफ्यूजन की बात अगर कोई यहाँ पे अगर हो रही है तो सरकार की कंफ्यूजन है। सरकार तय कर ले। कभी तो मोदी जी अमेरिका के राष्ट्रपति के प्रचार में जाके कहेंगे अब की बार ट्रंप सरकार हाउडी मोदी नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रम करेंगे। वही ट्रंप अगर जो है भारत के नागरिकों को हथकड़ी लगा के भेज देते हैं तो एक चूं तक नहीं कर पाते हैं। वही ट्रंप जो है जब कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो मेरे को फोन करके कहते हैं कि मैं जो है फिर से चुन के आया हूं तो मुझे आपसे मिलना है, तो उस पर भारत सरकार मौन रहती है, उसी ट्रंप की आलोचना करने लगते हैं। वही ट्रंप बार बार 70 बार कहे कि भैया मैंने भारत के पाकिस्तान के बीच में जो है सीज फायर करवाया है, तो आप ट्रंप को फिर से कोसना शुरू कर देते कि अरे भाई ट्रंप पागल है, आप जो है चाइना। अंशवसी किसने कहा? आप ये क्या बात कर रहे हैं? मतलब प्रधानमंत्री मतलब देश, ये क्या बात हो रही है? आप खुद कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं क्या? मैं कंफ्यूज नहीं हूं। ये सारी बातें जो है जब वो सारी बातें जो कि हो चुकी है। ट्रंप ने क्या ये नहीं कहा था कि जब मैं फिर से दूसरी बार चुन के आया था तो नरेंद्र मोदी जी ने मेरे को फोन करके कहा कि कहना है प्लीज मीट यू सर। ये ट्रंप का बयान है, औपचारिक उन्होंने आधिकारिक बयान दिया था। यह आधिकारिक तमाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेताओं के बयान है। जब ट्रंप ने बार बार 70 बार जो है मध्यस्थता की बात की तो उनके तमाम नेताओं ने कहा कि भाई ट्रंप पागल है, उसकी बात पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सरकार में कितनी बार टैरिफ घटा? यूपीए सरकार में कितनी बार टैरिफ घटा अमेरिका से भारत का? डाटा है आपके पास? आपको पता होगा, हाँ मैं आपको बता देता हूं। जब ट्रंप का पहला कार्यकाल था उस समय तक का अगर आप देखेंगे तो भारत के ऊपर 3 से 10% तक का टैरिफ होता था। हम जो है $6.8 बिलियन का जो है 0% पे जो है कई कुछ जो है प्रोडक्ट्स पे जो है हम जीरो ड्यूटी पे जो है वहां पे अमेरिका में जो है हम एक्सपोर्ट करते थे। आज वो क्या है 18% पे पहुंच चुका है। आपके सरकार के समय पे जो है 50% पे पहुंच गया था। अगर आप ट्रंप के ट्वीट को खोलेंगे, जो मैंने पहले भी कहा था वही बात मैं फिर से एक बार कहता हूं, ट्रंप ने सबसे पहली लाइन अगर कुछ लिखे तो यही लिखी है कि दैट ही एग्री टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल एंड टू बाय क्या इस पे हमने रेसिप्रोकेट किया? क्या इस पे हमने अभी तक रेसिप्रोकेट किया? कोई बात कही ऑफिशियली, कोई स्टेटमेंट आया इन सब बातों पर? क्या आया? क्या हाँ या ना बताइए ना जरा। नहीं सुन तो लीजिए आप सुन तो लीजिए। ये ट्रंप ने ट्वीट कल रात को किया था। आप बताइए, कल रात से लेकर प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद का ट्वीट भी आ जाता है। इस कल ट्वीट के बाद से जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी अगर टैरिफ घटता है तो एक देश दूसरे देश को धन्यवाद भी ना कहे। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर ट्रंप झूठ कह रहा है तो क्या शिवराज सिंह चौहान जी एक बार भी नहीं कह सकते, इस देश के कृषि मंत्री एक बार भी नहीं कह सकते, क्या पीयूष गोयल जी एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कह सकते कि ट्रंप झूठ बोल रहा है? आप क्यों डर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं अगर यूएस की जो शुभेंदु शेखर अवस्थी जी यही बात है। लगातार विपक्ष आप पर यही आरोप लगा रहा है कि आप कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे। चीजें तो सामने आ जाती है लेकिन फिर वो समझ से बाहर हो जाती है क्योंकि उनको पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। ये विपक्ष की हमेशा चिंता रहती है। सबसे पहले तो राहुल गांधी जी या उनके कोई बड़े नेता, मैं थरूर साहब को तो नहीं कहूंगा कि वो इतने समझदार हैं कि इतने बड़े विषयों को वो समझें। फिर भी मैं कहना चाहता हूं, भारत के नागरिक यदि वहां पर बिना वीजा के और उसके जाएंगे, जो है सरकार सुनिए मेरी स्पष्टीकरण मांगा है ट्रेड पे। बीच में मत बोलिए, मैं पूरी बात का जवाब दे रहा हूँ। 5 पॉइंट पूछे, 5 का बहुत जल्दी जवाब देता हूँ। पहला पॉइंट आपका था कि भारत के नागरिक हथकड़ी लगा के आते हैं। भारत के नागरिक यदि किसी देश में बिना वीजा के गलत तरीके से जाएंगे, हथकड़ी लगाई जाएगी। आपके कांग्रेस के समय यही सेम व्यवहार उन्होंने क्यूबा के साथ किया, यही सेम व्यवहार उन्होंने नेपाल के साथ किया, यही सेम व्यवहार उन्होंने मालदीव के साथ किया। तो ये जो व्यवहार है वो सिर्फ भारत के नागरिकों के साथ क्यों है? ये जवाब आप दे दीजिए। अगर आप जो है बाकी देश जो है अपने मेहमान भेज रहे हैं तो भारत के नागरिकों के साथ जो है सुन भी लीजिए ना, सुन भी लीजिए अंशवंश जी, सुन लीजिए। आप सवाल उठा रहे हैं तो वो जवाब भी दे रहे हैं ना, और भी मेहमान है। और मोदी जी ने कब कहा कि ट्रंप के लिए कोई भी एक स्टेटमेंट 4 महीने में मोदी जी ने ट्रंप के लिए कहा हो? आपने कई बार बोला, राहुल गांधी बोलते रहे कि मोदी जी कुछ बोले ट्रंप के लिए। हम एक डील करना चाहते थे, एक रिलेशन डेवलप करना चाहते थे, इसलिए हम शांत थे। आपके कहने पर नहीं कि जब आप कहोगे चिल्लाओ तो हम चिल्लाएंगे, आपको शांत हो जाओ तो। अरे आप ट्रंप का नाम ही तो नहीं ले सकते हैं, यही बात तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं। आप ट्रंप से डरते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रंप का नाम क्यों नहीं ले रहे? यही तो हम कह रहे हैं। ठीक है, मैं राजनीति से इधर अब थोड़ा सा इस पे टेक्निकली समझ लेते हैं, इस विषय को थोड़ा टेक्निकली समझ लेते हैं। राजनीतिक बहस से इधर रवि करकरा जी का मैं रुख करूंगी। रवि करकरा जी, अगर यूएस बायर्स खुश हैं और अगर इंडियन एक्सपोर्टर्स को उससे फायदा हो रहा है तो ये नुकसान का नैरेटिव क्यों गढ़ा जा रहा है? ठीक है, देखिए, मेरा सौभाग्य था कि मैं व्हाइट हाउस समिट में जब बाइडेन थे
तो मैं मोदी जी के समिट में गया था, और मैं जो मोदी जी की जो समिट हुई है यहाँ पे वॉशिंगटन में, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बहुत एडमिनिस्ट्रेशन हमने देखे हैं, ओबामा से लेके बाइडेन से लेके ट्रम्प 1 एंड ट्रम्प 2। ये जो एक साल में हुआ ऐसा कभी नहीं हुआ, और ये आज का काम नहीं है, बहुत टाइम लगा है इसको पहुंचने में। इसीलिए जो आपने बोला, शायद मिताली ने बोला था कि पिछले साल जब मोदी जी गए इनॉग्रेशन के लिए, तो बहुत ज़्यादा यूफोरिया था जो जितनी भी इंडियन बिजनेस कम्युनिटी है और यूएस बिजनेस कम्युनिटी में। तो ये आप इसको पॉलिटिकल मुद्दा आप बना सकते हैं, पर फैक्ट ये है भारत में कि कहा जो जा रहा है बिजनेस कि देश कम्युनिटी बेच है, दिया, क्या जो यूएस की इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट बिल्कुल कम्युनिटी है बिल्कुल वो कहीं ऐसा से, मानती है? देखिए कहीं से देश नहीं भेजा गया। आप डेटा देखिए ना, आप नंबर्स देखिए, आप बाद में इकोनॉमी का जो वे इकोनॉमीज विल वर्क उसको देखिए। और जो शेखर जी ने, जो गुप्ता जी ने बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप देखिए कि निकल के क्या है। वी नो फॉर अ फैक्ट कि स्पेस टेक्नोलॉजी में, फार्मास्यूटिकल्स में, एआई में एंड अदर सेक्टर्स में दोनों को काम करना पड़ेगा, और वो करते हैं। उसको एक और लेवल पे आके लेके जाना पड़ेगा। और दूसरा जो मैन्युफैक्चरिंग की जो बात है, क्योंकि हम लोग तो जो अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, मेरा जो एक जो पुराना जो काम है एआई एंड मैन्युफैक्चरिंग पे, अगर आप आज की डेट में भी अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर देंगे, लोग नहीं है जो लोग काम करेंगे। चाइना में डार्क फैक्ट्रीज बन गई हैं, अमेरिका में कोई डार्क फैक्ट्रीज नहीं है। जो इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट, जो भारत का सबसे इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पोनेंट, अगर कैटरपिलर जैसी बड़ी बड़ी जो मैं जाए नॉर्मल जो सबसे बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग आप सोच सकते हो इंडस्ट्रीज जो होती हैं, वो जो है उसका इक्विपमेंट, उसका टेक्निकल नो हाउ, उसको लाना, अगर भारत जो एक सप्लाई चेन के साथ और प्रोडक्शन का और मैन्युफैक्चरिंग का एक बेस बनना चाहता है, चाहे वो आप अमेरिका छोड़ दो, यूरोप को भी डालना चाहता है, तो हम लोगों को बिल्कुल इंपॉर्टेंट अपडेटेड टेक्नोलॉजी चाहिए होगी। और ये जो है वो एफटीए में आता है। तो ये यूएसए को भी पता है कि आगे जाके जो मैन्युफैक्चरिंग होगी, जो सप्लाई चेन होगी, जो आईमैक कॉरिडोर बनेगा, वो इसलिए भारत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूँ कि जो बार बार बात उठाई जा रही है और इसको पोलिटिसाइज किया जा रहा है। फैक्ट इज कि हमको इकोनॉमी में दोनों को काम करना पड़ेगा। और ये अच्छा है कि ट्रंप ने फाइनली समझा है, क्योंकि और वर्ल्ड बिजनेस लेवल पर कम्युनिटी भी है, देखिए रवि जी, हम इसको देखते हैं तो अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर अब कंट्रीज के साथ अपने रिलेशनशिप्स को भी देखें, चाइना के साथ ऑलरेडी मैस चल रहा है, पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। अब अगर हाँ एक ताकतवर देश के साथ हमारे संबंधों को अच्छा करते हैं, अमेरिका के साथ अच्छा करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये दोनों के लिए फायदेमंद सौदा है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलिए। और देखिए कि मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि चाइना को भी घुटने टेकने पड़ेंगे, क्योंकि भारत का जो युवा है, जो मार्केट है, ये बहुत बड़ा मार्केट है। चाइना इतना प्रोड्यूस करके बेचेगा कहाँ? एजिंग यूरोप में बेचेगा या एजिंग अमेरिका में बेचेगा? अल्टीमेटली जो बूम जो होना है वो तो भारत में हो रहा है। तो कंज्यूमर जो है, वो हमेशा कहते हैं हम लोग कि कंज्यूमर किंग है। तो इसीलिए जो आपने बात बोली है कि आपने शायद गुप्ता जी ने बोला था कि ऑयल जो है, जो सबसे बड़ा इसका एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है कि रशियन ऑयल है, चाहे वो अमेरिकन ऑयल है, चाहे वो वेनेजुएलन ऑयल है। भारत तो कह रहा है आप हमको चीप ऑयल भेजिए, हम लेंगे आपसे। पर भारत ने ये नहीं बोला कि हम रशियन से ऑयल। ट्रम्प तो ट्वीट करता रहता है 24 घंटे। तो अल्टीमेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइमली ये जो डील हुई है, इससे कनाडा को बहुत बड़ा सिग्नल मिलेगा, ब्राजील को बहुत बड़ा सिग्नल मिलेगा, चिले को मिलेगा। ये सारे जो एफटीएस बनने वाले हैं, आपको पता है कि चिले में भी बनने वाला है लिथियम के साथ। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो कहते हैं ना कि 2047 का जो बिल्डिंग ब्लॉक बनना है और हम लोगों को 33 ट्रिलियन या 50 ट्रिलियन के पास जाना है, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स का ही ये बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स अ गेम चेंजर। आप चाइना को उठा लीजिए, चाइना ने सबसे बड़ा चाइना कहाँ से ऐसे कैसे पहुंचा? चाइना जो बना वो इसलिए बना है क्योंकि उसको सबसे बड़ा अमेरिकन कंज्यूमर बेस मिल गया, और सबसे महंगा। आपको पता है कि यहाँ पे बहुत यूज एंड थ्रो कल्चर है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंज्यूमर कल्चर है, जो आपको बाकी जगह नहीं दिखती। वो यूरोप में नहीं दिखता है, आपको मिडिल ईस्ट में नहीं दिखता है, आपको एशिया में नहीं दिखता है। आप लेते हैं और लेते ही रहते हैं। ये बहुत बड़ी कंजम्पशन, एक बहुत बड़ा पैटर्न है। तो इसीलिए तो यूरोप ने तो एफटीए के साथ बहुत बड़ा एक मार्केट खोला, पर द रिचेस्ट कंज्यूमर बेस इज अमेरिका, चाहे हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो इट इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी एंड आई रियली होप कि हम लोग इस पे उतर पाए और हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग को एक और लेवल पे लेके जाएं, और इन्वेस्टमेंट्स जो है, जो आजकल थोड़ी इन्वेस्टमेंट रुकी हुई थी, वो एक बहुत बड़े स्तर पे जो आएंगी इन्वेस्टमेंट्स भारत की तरफ जरूर जुड़ेंगी। ठीक है गौरी शंकर गुप्ता जी, अभी तक जिस तरीके से रवि करकरा जी ने भी डिटेल में सारी चीज़ें बताई, अभी चीज़ें हक में ही नज़र आ रही हैं। अगर मैंने पहले भी कहा कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से भी बात करें तो दो ताकतवर
देशों का जुड़ना अपने आप में एक पॉजिटिव साइन है, वो आगे की ग्रोथ के लिए, दोनों के लिए एक बेहतर चीज़ है? कि मेरा मानना यह है कि भारत और अमेरिका दोनों नेचुरल अलाइज हैं, ये पहले से चर्चा हो रही है और दोनों के कोलैबोरेशन पिछले 10 साल 12 साल में बहुत डीप पहुंच गए हैं, हर फील्ड में पहुंचे हैं। ये एक टेम्परेरी बाधा आ गई थी पिछले 6 महीने में और वो बाधा अप्रत्याशित कारणों से आई, क्योंकि ट्रंप ने ये कहा कि आप रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं और वो ऑयल उन वार को फाइनेंस के काम में ले रहा। नहीं, इसको लेकर भी सर, मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, मैं इस डाउट को भी क्लियर करना चाहूंगी कि अमेरिका ने तो रशिया से ऑयल इंपोर्ट के लिए कह दिया, लेकिन क्या हमारे लिए वो इतना इजी रहने वाला है अगर हम भारत और रशिया के संबंधों के लिहाज से भी सोचें तो? तो हमारे यहाँ बड़ा क्लियर है कि जो जिस प्राइस पे ऑयल जहाँ चीप मिलेगा हम वहीं से खरीदेंगे, ये बड़ी क्लैरिटी है। ऑयल की क्वालिटी पर भी बात है कि वहाँ का जहाँ हमें सस्ता ऑयल मिलेगा वहाँ हम खरीदेंगे, चाहे वो रशिया से मिले, चाहे वेनेजुएला से मिले, चाहे वो अमेरिका से मिले। हमने ऐसा कोई कमिटमेंट अभी तक नहीं दिया है कि हम यहाँ से खरीदेंगे और यहाँ से नहीं खरीदेंगे। जहाँ प्राइसेस अच्छी होंगी, रिजनेबल होंगी, वहां से खरीदा जाएगा। ये पहले क्लैरिटी आ चुकी है और ये क्लैरिटी हमारे कई स्टेटमेंट्स में पहले दी जा चुकी है। तो ये मानना कि हमने बंद कर दिया जी, ठीक है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी बहुत शुक्रिया, मिताली जी हमारे साथ थी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, गौरी शंकर गुप्ता जी आपका भी बहुत शुक्रिया, अंश वत्स हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका भी, रवि करकरा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल अगर हम प्राइमा फेसी देखते हैं तो कहीं ना कहीं 25% से 18% तक टैरिफ का घटना एक पॉजिटिव सिग्नल माना जा रहा है, दोनों देशों के संबंध के लिहाज से भी, ट्रेड के लिहाज से भी और हमारी जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है उसके लिहाज से भी। लेकिन जब तक चीज़ें डिटेल्ड तरीके से सामने नहीं आती हैं उस पर हम कोई भी परसेप्शन खड़ा नहीं कर सकते हैं, चाहे हम विपक्ष की बात कर लें या फिर किसी भी तरह के आरोप प्रत्यारोपों की बात कर लें। जब तक एक डिटेल्ड वर्जन हमारे सामने नहीं होगा डॉक्यूमेंट्स का, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर।